बच्चों, SRY क्लासेस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीव कक्षा 12 के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य या इंग्लिश में इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। इसका पहला भाग हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके पहले के 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके वीडियो जो है चैनल पे पड़े हुए हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, वो स्टार्ट करते हैं, यानी इसका पाठ्यक्रम क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है वो पढ़नी है जनन स्वास्थ्य, समस्याएं और कार्यनीतियाँ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। कि जो जनन स्वास्थ्य है इसमें समस्याएं क्या क्या हैं और उनको कैसे, स्ट्रेटजी क्या क्या है उनको दूर करने की, ये पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक होगा जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल पढ़ेंगे। इस भाग में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मतलब जो जनसंख्या वृद्धि के होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं वो क्या क्या हैं और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या शॉर्टकट में कहते हैं MTP के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो भी है कि मतलब समय से पहले भ्रूण को मतलब किसी सेल क्रिया द्वारा उसको नष्ट कर देना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके लिए जो भी नियम कानून है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो सेक्सुअली या यौन संबंधों से ट्रांसमिट होती हैं या फिर संचारित होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बद्धता या इनफर्टिलिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि इनफर्टिलिटी मतलब संतान उत्पन्न होने की, जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है अगर वो नहीं रहती तो उसको हम लोग कहते हैं बद्धता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जनन स्वास्थ्य, समस्याएं और कार्यनीतियाँ। तो सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो जनन स्वास्थ्य जो शब्द है इसका तात्पर्य साधारणतः जो सामान्यतः ऐसे लिया जाता है कि स्वस्थ जनन अंगों और उसके समान प्रकारों से संबंधित है जनन स्वास्थ्य शब्द। ठीक है, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है कि जो जनन अंग हैं वो स्वस्थ रहें, उनकी कार्य प्रणाली जो है वो सामान्य रहे, तो उसको हम लोग जनन स्वास्थ्य की भाषा में मतलब इसके शब्द के अनुसार कह देंगे कि वो जननिक रूप से वो स्वस्थ है। लेकिन इसका एक बहुत व्यापक परिक्षेप, ये जो जनन स्वास्थ्य है एक व्यापक परिक्षेप को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जनन के जो भी भावात्मक पहलू हैं या फिर सामाजिक पहलू हैं वो भी जुड़े होते हैं। तो ये जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है। अगर हम लोग देखेंगे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो परिभाषा दी है जनन स्वास्थ्य की वो हम लोग देखते हैं। तो उसके अनुसार क्या है कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य से है। ठीक है, कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य सम्मिलित हैं। तो ये सभी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अगर उसको जनन रूप से स्वास्थ्य तभी कहा जाएगा जब उसके जनन के सभी पहलुओं सहित उसका एक संपूर्ण स्वास्थ्य होगा, यानी वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये है कि वो जो भी उसके जनन अंग है वो सही से कार्य करें, उनका सही से विकास हुआ हो। भावात्मक की उसकी जो भावना है, इमोशंस है, वो भी इसके जनन के दृष्टिकोण से अच्छे होने चाहिए। फिर व्यवहारात्मक की वो व्यवहार किस तरह का लोगों से करता है, तो ये भी एक उसका पहलू है जनन स्वास्थ्य के
जो WHO द्वारा जो परिभाषा दिया गया उसमें ये भी आता है कि उसका व्यवहारात्मक जो पहलू वो भी अच्छा होना चाहिए और उसका समाज में भी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अपराधी वगैरह ना हो। तो ये सभी पहलुओं सहित सभी पहलुओं सहित मतलब जनन के भी सभी पहलुओं सहित जो भी उसका संपूर्ण स्वास्थ्य को ही क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य कहेंगे, या हम लोग कहेंगे जिस भी व्यक्ति का ऐसा हुआ कि जनन के सभी पहलुओं सहित उसका एक शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक रूप से अगर वो स्वस्थ है तो हम लोग उसको कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है जननिक रूप से स्वस्थ है। तो ये परिभाषा हो गई जो WHO ने दिया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया था ये परिभाषा। अब इसलिए इस परिभाषा के अनुसार ऐसे समाज को ही जनात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रक्रियात्मक रूप से सामान्य हो। ठीक है, तो उसी समाज को जनात्मक रूप से एक स्वस्थ समाज कहा जा सकता है। ठीक है, अगला हम स्टार्ट करते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियाँ, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो विश्व में सबसे पहले भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने के लिए 1951 में कई सारी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्य योजनाओं कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रमों को अब हम लोग किस नाम से जाते हैं, परिवार नियोजन, या जिसको अब इस समय परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो पूरे विश्व में भारत पहला देश था जिसने जनन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया और 1951 में इसके लिए अनेक राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिन कार्यक्रमों को अब हम लोग परिवार कल्याण के नाम से जानते थे। उस समय वो परिवार नियोजन के नाम से ये राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रम जो है वो लागू किए गए थे। अब इनका क्या होता है कि 10-10 सालों पे इनका अधिक मूल्यांकन भी किया गया कि मतलब क्या इसके आउटकम है कि जो हम ये योजना है ये सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। तो इसके लिए 10-10 सालों में, ठीक है, इसका मूल्यांकन भी किया गया। फिर जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत और व्यापक कार्यक्रम जो इस समय चल रहा है वो है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, या शॉर्टकट में इसको कहते हैं RCS। तो ये इस समय ये अंतर्राष्ट्रीय योजना है जो चल रही है जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। ठीक है, अब इन कार्यक्रमों के जो भी ये कार्यक्रम है, जो भी राष्ट्रीय स्तर के या फिर राष्ट्रीय स्तर के जो भी कार्य योजना है और जो भी कार्यक्रम है इसके बारे में, ठीक है, जनन के संबंधी जो भी अलग अलग इसके पहलू हैं, ठीक है, जो सामाजिक या मानसिक या व्यवहारात्मक या फिर हम लोग अंगों की बात करें तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सरकार द्वारा अनेकों जो है सुविधाएं दी जा रही हैं, अनेकों प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, अब एक स्वस्थ जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने के उपाय क्या क्या हैं कि मतलब अगर एक हम लोग जननिक रूप से अगर स्वस्थ समाज चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है श्रव्य तथा दृश्य, जिसको ऑडियो विजुअल कहते हैं। ऑडियो विजुअल का मतलब होता है कि जिसमें चित्र भी दिखे और आवाज़ भी सुनाई दे। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑडियो विजुअल, जैसे टेलीविज़न हो गया। ठीक, तो टेलीविज़न हो गया, और जो मुद्रित सामग्री है प्रिंटेड मीडिया यानी जैसे अखबार हो गया, कोई भी किताबें हो गई, इनकी सहायता से बहुत सारे सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये सबसे पहला उपाय है जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने का। ठीक है, दूसरा उपाय क्या है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा देना, जिससे जो भी युवा हैं, ठीक है, उनको सही सही जानकारी मिल सके
कि उनके अंदर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो उसके क्या कारण हैं, या बच्चों के अंदर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उसको दूर किया जा सके और उनको यौन संबंधी जो भी गलत अवधारणाएं हैं उनसे छुटकारा मिल सके। ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है कि लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था, उससे संबंधित जो भी परिवर्तन हैं, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों के बारे में विशेष जानकारी दी जाए और विशेष रूप से किशोर अवस्था में, किशोर आयु वर्ग के लोगों को यह जानकारी दी जाए जो कि अभी मतलब वो आगे अपना जीवन जो है, गृहस्थ जीवन शुरू करने जा रहे हैं, उनको दिया जाए। ठीक है, ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय है कि लोगों को शिक्षित किया जाए, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी जो है, जो मतलब जनन करने योग्य जोड़ियां हैं जो और जिनकी आयु जो विवाह योग्य है, उन्हें उपलब्ध जो भी नियंत्रण की विधियां हैं, गर्भ निरोधक जो विधियां हैं, जो विकल्प हैं, या फिर गर्भवती माताओं की जो देखभाल करना है, माँ और बच्चे की जो भी प्रसवोत्तर जो भी देखभाल है, प्रसव के बाद जो भी देखभाल है, स्तनपान का महत्व या लड़का लड़की के समान महत्व का जो चीज़ है या समान अवसर का, ये सभी चीज़ें उनको लोगों को बताई जाए। किसके माध्यम से? शिक्षित किया जाए लोगों को, चाहे जिस माध्यम, चाहे ऑडियो विजुअल हो गया या फिर मुद्रित सामग्री हो गया या फिर विद्यालय में तो चल ही रहा है, तो किसी भी तरीके से लोगों के मन में जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर किया जाए। अगला है कि अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली जो समस्याएं हैं, जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होती हैं या फिर जो भी सामाजिक उत्पीड़न हैं, उनके बारे में, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाए कि ये सभी जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसके बारे में लोगों को बताया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं एक अच्छा मतलब जनन स्वास्थ्य प्राप्त करने का, एक अच्छा जननिक दृष्टि से एक अच्छा समाज निर्माण करने का। अब जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जो विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक अगर उनका क्रियान्वयन करना है, कि जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं, जो भी कार्यनीतियाँ आ रही हैं, उनका अगर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना है तो उसके लिए आवश्यक उपाय कौन कौन से हैं। जैसे पहला उपाय है कि जो मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं हों, व्यावसायिक विशेषज्ञता हो और भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता है। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी संरचना हो, उसकी जो भी प्लानिंग हो वो स्ट्रांग हो और उसमें जो विशेषज्ञ हैं वही कार्य करें और भरपूर उनको जो भी भौतिक सहारे, भौतिक जो भी चीज़ें हैं उनको पर्याप्त मात्रा में मिले। ठीक है। दूसरा है कि लोगों को जनन संबंधी जो समस्याएं हैं, जैसे गर्भता हो गया, प्रसव हो गया, या संचालित रोग हो गया, गर्भपात हो गया, गर्भ निरोधक हो गया या फिर महामारी हो गया, इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, ठीक है, जितनी भी समस्याएं हैं या फिर बंधता से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, इसके बारे में उनको चिकित्सीय सहायता प्रदान किया जाए या चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनको देखभाल के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला है समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को भी क्रियान्वित किया जाए। कि मान लीजिए कि कोई ऐसी कार्यनीति है जिससे जो भी हम आउटकम है जो हम सोच रहे हैं वो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी कार्यक्रम बनाया जाए, स्ट्रेटजी बनाया जाए कि किस तरह से इसको सही किया जा सकता है। फिर जो बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या है, बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए या उल्वेदन परीक्षण पर जो भी उल्वेदन परीक्षण के द्वारा जो लिंग परीक्षण होता है उस पर वैधानिक प्रतिबंध लगाया जाए और व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण किया जाए। तो इससे ये जो चार चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, इससे क्या हो सकता है कि कोई भी जो स्ट्रेटेजी है, जो भी कार्यनीति है, वो जो भी कार्य योजना है जो जनन स्वास्थ्य के ऊपर कार्य कर रही है, तो उसके लिए सभी आवश्यक चीज़ें हैं, तभी कोई भी योजना जो है वो सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सकती है। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है उल्वेदन, जिसको एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। अब एमनियोसेंटेसिस में यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं कि एक भ्रूण है, ठीक है, एक भ्रूण है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड को बोलते हैं अमनियोटिक फ्लूइड।
अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, अमनियोटिक फ्लूइड या अमनियोटिक द्रव बोलते हैं, ठीक। अब इस द्रव में क्या होता है कि इस द्रव में भ्रूण चूँकि वहाँ पे विकसित हो रहा है तो बहुत सारी इसमें भी कोशिकाएं समाहित होती हैं, छोटी छोटी, ठीक है, जो कि भ्रूण से ही संबंधित, मतलब युग्मनज से ही ये सभी कोशिकाएं बनती हैं। तो इन कोशिकाओं की सहायता से बच्चों में होने वाले जो भी आनुवंशिक बीमारियां हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, जो भी आनुवंशिक बीमारियां हैं उनका पता लगाया जा सकता है। और इसी तकनीक को नाम दिया जाता है उल्बेधन हिंदी में, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसेंटोसिस, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके सेलों द्वारा, ठीक है, तकनीकों का उपयोग करके आनुवंशिक रोगों का पता लगाया जाए, ठीक है, आनुवंशिक रोगों का पता लगाना, ये उल्बेधन तकनीकी है, ठीक। इस तकनीकी का दुरुपयोग भी होता रहा है कि इस तकनीकी का कहीं कहीं दुरुपयोग जो है लिंग परीक्षण के लिए भी होता है, जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न वैधानिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि ऐसा करना एक कानूनी अपराध है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि इसमें एमनियोटिक द्रव में घुले हुए पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनमें ये देखा जाता है कि उनका जो भी गुणसूत्र है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बेकार है, ठीक है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, या फिर कम ज़्यादा है तो वो आनुवंशिक विकार का कारण बन सकती है। इसके अलावा जो भ्रूण, इसके अलावा इस विधि से भ्रूण में होने वाली विभिन्न आनुवंशिक बीमारियों जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है और जनन संबंधित जो भी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान है उनको बढ़ावा दिया जाता है कि इस विधि तकनीकी का उपयोग कर जो आने वाले, मतलब जो उत्पन्न होने वाले बच्चे हैं उनमें ये देखा जाए कि कहीं उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आनुवंशिक है, जिससे एक स्वस्थ जननिक रूप से एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। तो इसका पता लगाया जाता है और जनन संबंधित जो भी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है, रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। बाकी का जो अगला टॉपिक है जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा, जो अगला पढ़ना है वो इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और हर एक चैप्टर का, जैसे चैप्टर जब ख़त्म होता है तो उस चैप्टर का PDF जो है आपको लास्ट वाली जो वीडियो रहेगी उसी में जो है मिल जाएगा, उसका पूरा कंप्लीट नोट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।